Hello viewers, I am Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे फेमस इंग्लिश क्रिटिक जॉन ड्राइडन और उनका वर्क ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी के बारे में। फर्स्ट ए ब्रीफ बायोग्राफिकल डिटेल। उनका लाइफ स्पैन है फ्रॉम 1631 to 1700 and he belonged to an influential family with connections to Parliament and Church of England. एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली को बिलोंग करते थे। पार्लियामेंट में उनका जानकारियाँ थी, चर्च में जानकारियाँ थी, चर्च ऑफ इंग्लैंड में उनकी जानकारियाँ थी उनके परिवार की, और इस सब का फ़ायदा उन्हें अपने लिटरेरी करियर में भी मिला। ही वॉज ए लीडिंग फिगर इन रेस्टोरेशन पीरियड। एक इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट होने के नाते आपको रेस्टोरेशन पीरियड पता होगा। इट इज़ फ्रॉम 1660 टू अराउंड 1700। ये जो रेस्टोरेशन पीरियड था, इट वॉज एन इरा ऑफ चेंज इन पॉलिटिकल, सोशल एज वेल एज इन लिटरेरी फील्ड्स। बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे सोशल, पॉलिटिकल और लिटरेरी फील्ड्स में। पॉलिटिकल फील्ड में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओलिवर क्रोमवेल के बाद मोनार्की रिस्टोर की गई इंग्लैंड में एंड किंग चार्ल्स द सेकंड बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1660 and this is the beginning of restoration period. John Dryden was a poet, playwright, a critic as well as a translator. But here our main concern is John Dryden as a critic. He published his first poem in 1649 and I have written this thing because from so early age he began to write. He dominated English literary life for over 30 years. 30 साल तक लगभग ये इंग्लिश लिटरेरी लाइफ में इंग्लैंड की में सक्सेसफुल और डोमिनेटिंग व्यक्ति रहे। इसीलिए उस पूरे टाइम पीरियड को एज ऑफ ड्राइडन के नाम से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जाना जाता है। एंड क्योंकि उनके क्रिटिसिज्म का वर्क बड़ा पायोनियर काइंड का है, उससे पहले क्रिटिक्स ने इतनी फॉर्मल तरीके से क्रिटिसिज्म के बारे में बातें नहीं की थी। भले सिडनी ने बहुत कुछ कह रखा था, और अगर आप सोचते अरिस्टोटल और प्लेटो के बारे में भी, तो वो ग्रीक क्रिटिक्स थे। सिडनी ने इंग्लिश थे, इंग्लैंड के थे, but John Dryden was the first man who formally started to have criticism, and that is why the famous critic Samuel Johnson has called him the father of English criticism. अब देखते हैं कि ड्राइडन का क्या कंट्रीब्यूशन है। मैंने बताया पायोनियर वर्क किया है इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, और उनके जो क्रिटिकल वर्क हैं उसमें उन्होंने पोइट्री के बारे में, ड्रामा के बारे में और ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस कर रखा है। अब उनके की वर्क्स, वैसे उन्होंने एक ही मेजर वर्क एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी बहुत फेमस है। उसके अलावा उनके कई सारे प्लेज और पोइम्स में उन्होंने प्रेफेसेस लिखी, और उन प्रेफेसेस में उन्होंने अपने क्रिटिकल व्यूज़ अबाउट पोइट्री, ड्रामा, ट्रांसलेशन, एपिक एट्सेट्रा वो सारे दिए। Dryden advocated for a balance between the classical and modern forms of drama. ये एक मध्य मार्ग अपनाने वाले व्यक्ति हैं, एक्सट्रीमिस्ट नहीं है कि हमें क्लासिसिज्म ही पसंद है या हमें तो मॉडर्निज्म ही पसंद है, बल्कि वो दोनों को रिस्पेक्ट करते हुए क्लासिकल और मॉडर्न दोनों फॉर्म्स ऑफ ड्रामा के बारे में बातचीत करते हैं। एंड सच ए ग्लोरियस पर्सन हैज़ बीन कॉल्ड ग्लोरियस जॉन by Sir Walter Scott. And one more thing about Dryden is that he was appointed as a poet laureate of England in 1668. Now, this is a list of his major critical works. An essay of dramatic poesy was written in 1668, and the main focus in this work is on the comparison of classical and modern drama and the comparison of English and French drama. Another is of heroic play and essay. ये इनका essay है. There is a defense of the heroic play in this essay,
In his defense of the epilogue, he talks about the comic elements in serious drama. Preface to an evening's love, इसमें ये डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ कॉमेडी के बारे में. प्रेफेस टू स्टेट ऑफ इग्नोरेंस में ये उन चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं जो मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट को ड्रामेटाइज करते समय दिखाई दिए. डिस्कोर्स ऑन सैटायर में ही इज टॉकिंग अबाउट नेचर एंड फंक्शन ऑफ सैटायर. एंड डिस्कोर्स ऑन एपिक पोइट्री which was published in 1697. In it he discussed about the characteristics of epic poetry. लेकिन इस वीडियो में हम कंसर्न रहेंगे इनके फर्स्ट एंड द मोस्ट फेमस वर्क, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी विच was published in 1668. Now, background of this, an essay of dramatic poesy, it was written in 1668, or rather should I say it was published in 1668. भले लिख लिया गया था ये इससे कुछ 1-2 साल पहले 1666 में. एंड ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड, एज आई टोल्ड यू कि ये वही वाला पीरियड है जब मोनार्की रेस्टोर की गई थी. इट वॉज रिटन इन ए डायलॉग फॉर्म, डायलॉग की फॉर्म में है, और इसमें 4 पढ़े लिखे मित्र दिखाए हैं जो डिस्कस कर रहे हैं मेरिट्स ऑफ इंग्लिश राइटिंग, विशेषकर इंग्लिश ड्रामा की मेरिट्स को, और उसका कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्लासिकल ड्रामा से और फ्रेंच ड्रामा से. यानी एक साइड इंग्लिश ड्रामा की बात की जा रही है और दूसरी साइड उसका कंपैरिजन किया जा रहा है एंशियंट ड्रामा से और द फ्रेंच ड्रामा से. और पूरा डिस्कशन है, हर व्यक्ति अपने तरीके से अपनी बात कह रहा है, और फाइनली ड्राइडन भी उन चारों में से एक हैं. ड्राइडन ने अपने कंक्लूजन्स इसमें बताए हैं. इस पूरे डायलॉग से क्या डेवलप होता है? हिस्टोरिकल, कंपैरेटिव एंड डेस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म. कि पहले क्या था, अब क्या है, कंपैरिजन किया गया है. And finally, he gives his view through the replies of Neander. Who is Neander? I would let you know just in the next slide. This essay of dramatic poesy discusses the state of 17th century English theatre. कि उस समय इंग्लिश थिएटर की क्या कंडीशन थी, नेचर ऑफ ड्रामा क्या है, ड्रामा में हमें राइम यूज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्लासिकल ड्रामास की क्या क्वालिटीज़ हैं और मॉडर्न ड्रामा की क्या क्वालिटीज़ हैं, और इन दोनों की क्या वीकनेसेस हैं. ये सारी चीज़ें इस ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी में डिस्कस की गई हैं. द ऐसे वॉज रिटन अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द सिविल वॉर. सिविल वॉर हुआ था इंग्लैंड में 1642 से 1651 में. तकरीबन वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये ऐसे लिखा गया है. और उससे पहले थिएटर जो है वो बंद कर दिए गए थे. सारे थिएटर की एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग दैट वॉर वॉज क्लोज्ड, और उसके बाद रीओपन हुए हैं थिएटर. तो काफ़ी दिन चीज़ बंद रहने के बाद जब खुलती है तो कुछ चेंजेस उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं. तो कुछ लोगों के हिसाब से वो चेंजेस सही नहीं हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें सही सिद्ध करना चाहते हैं. तो देखिए क्या क्या होता है, आगे देखते हैं. देखिए ये हैं मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन. 4 फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स के नाम सुनिए. यूजीनियस, क्राइड्स, लिसिडियस एंड निएंडर. ये 4 फ्रेंड ऐसा नहीं है कि काल्पनिक तरीके से उन्होंने कोई इमेजिनरी करेक्टर्स बना दिए हों, बल्कि ये उस समय की 4 ग्रेट लिटरेरी फिगर्स हैं जो अपने अपने तरीके से इंग्लिश और फ्रेंच ड्रामा के बारे में बातचीत कर रही हैं. यूजीनियस इज रिप्रेजेंटिंग चार्ल्स सैकविली, and Lycidius is representing Sir Charles Sedley, and Crites is representing Sir Robert Howard, and Neander is John Dryden himself. तो देखिए अब हर एक को देखते हैं कि ये क्या क्या कह रहे हैं. तो यूजीनियस जो हैं ही इज़ फेवरिंग मॉडर्न्स. वो कहते हैं कि मॉडर्न ड्रामेटिस्ट जो हैं वो बढ़िया हैं एंशियंट से. क्यों बढ़िया है? आर्गुइंग दैट मॉडर्न एक्सीड द एंशियंट बिकॉज हैविंग लर्नड एंड प्रॉफिटेड फ्रॉम देयर एग्जाम्पल. कि धीमे धीमे उन्होंने एंशियंट से सीख लिया, चीज़ों को और बेहतर बना दिया, और उनके एग्जाम्पल से और
सीख सीख के वो बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो अगर यूजीनियस के हिसाब से मॉडर्न्स और एंशियंट का कंपैरिजन करें तो मॉडर्न्स बेहतर हैं। ये बात यूजीनियस कहते हैं, इन्हें अलग अलग याद रखिएगा आप लोग, हर व्यक्ति क्या बात कह रहा है। दूसरी साइड क्राइट्स हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मॉडर्न्स अच्छे नहीं हैं। ही आर्ग्यूज इन फेवर ऑफ एंशियंट। अब क्यों अच्छे हैं एंशियंट? क्योंकि वो अरिस्टोटल और जो दूसरे क्लासिकल राइटर्स थे उन्होंने जो रूल्स रेगुलेशंस दिए थे उनको फॉलो करते हैं, इसलिए एंशियंट वाले अच्छे हैं। ही ऑल्सो अप्रिशिएट्स द करेंट फ्रेंच प्ले राइट्स। वो कहते हैं कि इस समय के इंग्लिश प्ले राइट्स तो अच्छे नहीं हैं, शेक्सपियर भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो कहते हैं कि फ्रेंच प्ले राइट्स अच्छे हैं और इंग्लिश प्ले राइट बेन जॉनसन भी अच्छे हैं। कारण एक ही है, चाहे वो एंशियंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेंच को अप्रिशिएट कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी, और चाहे वो बेन जॉनसन को अप्रिशिएट करें, कारण एक ही है कि वो लोग ड्रामेटिक रूल्स जो क्लासिकल राइटर्स ने, क्लासिकल क्रिटिक्स जैसे अरिस्टोटल ने बनाए थे, वो उन्हें सबको फॉलो करते हैं। तो एक साइड आप देख रहे हैं यूजीनियस, वो अपनी बात कह रहे हैं मॉडर्न्स अच्छे, क्राइट्स अपनी बात कह रहे हैं। नाउ द थर्ड वन, लेसिडियस, ही आर्ग्यूज दैट फ्रेंच ड्रामा इज सुपीरियर टू इंग्लिश ड्रामा। वो कहते हैं कि भाई फ्रेंच ड्रामा अच्छा है और इंग्लिश ड्रामा से बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि फ्रेंच ड्रामा में एक नियम फॉलो करते हैं जो क्लासिकल राइटर्स ने बताया था, और वो नियम क्या था कि ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिलाना नहीं चाहिए। ये बात आपने अरिस्टोटल के समय भी पढ़ी होगी कि ट्रेजेडी है तो उसमें कॉमिक एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो जो फ्रेंच राइटर उस समय के ड्रामा लिख रहे थे वो इस बात का ध्यान रख रहे थे कि ट्रेजेडी के साथ कॉमेडी को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। अब जो इंग्लिश राइटर्स थे वो ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स करे दे रहे थे। तो लेसिडियस कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, इंग्लिश ड्रामा तो ठीक नहीं है बट फ्रेंच ड्रामा सुपीरियर है क्योंकि इसमें सेपरेशन ऑफ ट्रेजेडी और कॉमेडी हो रहा है। अब देखिए लास्ट ही इज निएंडर, और जो जॉन ड्राइडन के स्पोक्स पर्सन हैं, और आप समझिए निएंडर जो कुछ बोल रहे हैं मतलब वो ड्राइडन बोल रहे हैं। मैंने आपको बार बार बताया और फिर बता रही हूँ कि ड्राइडन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मिडिल पाथ को सिलेक्ट करते हैं, यानी मध्य मार्ग को अपनाते हैं। ना वो मॉडर्न्स को बुरा बताएंगे ना वो एंशियंट को बुरा बताएंगे, बल्कि वो कहेंगे इसके बीच का रास्ता ढूंढते हैं। चलिए देखिए, फेवर्स द मॉडर्न्स बट डज नॉट डिस्परेज द एंशियंट। मतलब मॉडर्न्स को फेवर कर रहे हैं बट एंशियंट को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे। ही ऑल्सो फेवर्स इंग्लिश ड्रामा, स्पेशली शेक्सपियर को वो अप्रिशिएट करते हैं, और फ्रेंच ड्रामा के बारे में कुछ कुछ क्रिटिकल थिंग्स कहते हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। और वो इस फेवर के हैं कि ट्रेजेडी कॉमेडी मिक्स करने में या प्रोज और पोइट्री मिक्स करने में किसी भी ड्रामा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे इस बात को और अच्छे से समझते हैं। तो ये स्ट्रक्चर वही बात है कि चार दोस्त हैं और अपने अपने उनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं। यूजीनियस मॉडर्न्स को सपोर्ट करता है और कहते हैं कि शेक्सपियर और बेन जॉनसन ने उस हद तक नहीं, लेकिन शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा फ्रीडम और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्लूड कर दी है, तो शेक्सपियर के ड्रामास ठीक नहीं हैं। क्राइट्स कहते हैं कि भाई एंशियंट ही अच्छे हैं क्योंकि वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। लेसिडियस कहते हैं कि फ्रेंच ड्रामेटिक ट्रेडिशन अच्छा है क्योंकि वहाँ पे यूनिटीज़ फॉलो की जाती हैं, और वो मैंने वो भी बताया कि वो ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स नहीं करते। अब निएंडर क्या कहते हैं, वो बैलेंस्ड व्यू देते हैं। बैलेंस्ड व्यू मतलब वही मध्य मार्ग वाला, मिडिल पाथ को। एंड डिफेंड्स इंग्लिश ड्रामा, और हर बात में वो कहते हैं कि नहीं, इंग्लिश ड्रामा अच्छा है, वो किसी भी तरीके से बुरा नहीं है। ही आर्ग्यूज दैट इंग्लिश ड्रामा डिस्पाइट्स इज इरेगुलरिटीज़, कि भले इसमें इरेगुलरिटीज़ हैं कुछ, भले इसमें कुछ नियमों को तोड़ा गया है, बट इट एक्सेल्स इन, लेकिन ये बेहतर है, इस बात को ध्यान दीजिए, इट एक्सेल्स इन क्रिएटिविटी, वैरायटी एंड एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन इमोशन। ये तीन चीज़ें जो हैं वो इंग्लिश ड्रामा की स्ट्रेंथ हैं। भले उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं बट ये स्ट्रेंथ है कि उसमें क्रिएटिविटी आपको ज़्यादा दिखेगी, यानी रचनात्मकता ज़्यादा दिखेगी, वहाँ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स दिखेंगे, और ह्यूमन इमोशंस का बहुत अच्छा सा एक्सप्रेशन आपको दिखाई देगा। ये तीन बातें उन्होंने बताई। अब देखिए अब कैसे उन्होंने डिफेंस किया है इंग्लिश ड्रामा को।
अनियंडा डिफाइन शेक्सपियर्स नेचुरल जीनियस, वो कहते हैं कि शेक्सपियर की एक नेचुरल जीनियस है एंड द वैरायटी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, और शेक्सपियर ही नहीं बल्कि और इंग्लिश ड्रामेटिस्ट भी बहुत वैरायटी है उनके ड्रामाज में, डिफरेंट थीम्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट काइंड के कैरेक्टर्स हैं, जो कि यूजुअली पुराने ड्रामेटिस्ट जो क्लासिकल थे उनमें नहीं पाए जाते थे। ही एक्नोलेजेस शेक्सपियर्स डेविएशन फ्रॉम क्लासिकल रूल्स, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि शेक्सपियर क्लासिकल रूल्स को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी ही हैज़ ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, उनकी ह्यूमन नेचर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है जो शेक्सपियर के प्लेस को बहुत महान बनाती है। ही ऑल्सो आर्ग्यूज दैट इंग्लिश प्ले डू नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो दीज रूल्स बट स्टिल सक्सीड आर्टिस्टिकली, भले वो नियमों को नहीं मान रहे लेकिन आर्टिस्टिकली इंग्लिश प्लेज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। ही प्रेफर्स शेक्सपियर फॉर हिज ग्रेटर स्कोप, क्योंकि वैरायटी है इसलिए उनका स्कोप भी ग्रेटर है। हिज ग्रेटर फेथफुलनेस टू लाइफ, वो ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दैट इज़ वाई जब भी वो ड्रामाज में प्लेज में कैरेक्टर्स को दिखाते हैं या स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फेथफुल टू लाइफ होती है। एज़ कम्पेयर टू जॉनसन, उन्होंने जॉनसन और शेक्सपियर का भी कंपैरिजन किया और करके उन्होंने शेक्सपियर को बेटर पाया क्योंकि उनका ग्रेटर स्कोप है, जबकि जॉनसन का शेक्सपियर के कंपैरिजन में थोड़ा स्कोप कम है, बट ही इज़ ऑल्सो ए गुड ड्रामेटिस्ट। अब ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट फ्रेंच एंड क्लासिकल टेंडेंसी, वो कहते हैं कि फ्रेंच प्लेस जो आजकल लिखे जा रहे हैं और क्लासिकल प्लेस जो पहले लिखे गए अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस से, तो कहते हैं ऐसा लगता है दे आर टू डील इन द ब्यूटीज ऑफ ए स्टैचू। कंपैरिजन करके बताते हैं कि क्लासिकल और फ्रेंच प्ले ऐसे लगते हैं कि वो किसी स्टैचू की ब्यूटी से डील कर रहे हैं, जबकि इंग्लिश प्लेज लगते हैं दे आर डीलिंग विद द ब्यूटी ऑफ ए मैन। इट मीन्स वो उनमें थोड़ी लाइफ उतनी ज़्यादा नहीं रिप्रेजेंट हो रही है जितनी कि इंग्लिश प्लेज में हो रही है। इस तरीके से वो बताते हैं कि इंग्लिश ड्रामा बहुत अच्छा है। शेक्सपियर को अप्रिशिएट करते हुए वो लिखते हैं हैड द लार्जेस्ट मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव सोल, के सबसे अच्छी कॉम्प्रीहेंसिव सोल, लार्जेस्ट और कॉम्प्रीहेंसिव सोल शेक्सपियर की है, while Johnson was the most learned and judicious writer which any theatre ever had। और जॉनसन भी बहुत लर्नेड और जुडिशियस राइटर थे। कहने का मतलब वो इंग्लिश ड्रामेटिस्ट को अप्रिशिएट करते हैं। Dryden appreciated Ben Jonson for adherence to classical principle while also valuing Shakespeare for his creativity। देखिए अगेन मध्य मार्ग के बैन जॉनसन बहुत अच्छी बात है, उन्होंने क्लासिकल रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया, लेकिन शेक्सपियर भी बुरे नहीं हैं, भले उन्होंने क्लासिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस को उतना फॉलो ना किया हो, लेकिन उनकी जो क्रिएटिविटी है वो भी ऐसी है जिसे हमें वैल्यू करना चाहिए। कहने का मतलब जिन रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ के उन्होंने कुछ नई चीज़ प्रस्तुत की है उसे भी हमें वैल्यू करना चाहिए। यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की गई उन दोस्तों के द्वारा, तो उसका क्या जवाब दिया ड्राइडन ने। उन्होंने कहा कि फ्रेंच न्यू क्लासिसिस्ट अरिस्टोटल के बताई गई यूनिटीज़ को फॉलो करते हैं और आप लोग इसीलिए कह रहे हैं कि वो ड्रामाज अच्छे हैं। और अरिस्टोटल ने यह भी कहा है कि ट्रेजेडी कॉमेडी को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो ये फ्रेंच न्यू क्लासिसिस्ट मतलब जो फ्रेंच के राइटर्स उस समय लिख रहे थे वो यूनिटीज़ भी फॉलो करते हैं, वो ट्रेजेडी कॉमेडी भी नहीं मिक्स करते, तो शायद आप लोग इसलिए उन्हें अच्छा कह रहे हैं। अगर मैं आपको याद दिला दूं कि अरिस्टोटल ने इन 3 यूनिटीज़ का जिक्र किया है, आपको पता होंगी बट फिर भी 1 मिनट में देखते हैं। यूनिटी ऑफ टाइम, उन्होंने कहा है कि एक्शन ऑफ द प्ले शुड अकर विद इन 24 आवर्स। Unity of place, the setting should be limited to only one location. A unity of action, a play should have one main plot without subplots। ये वाली बात उन्होंने कही। और इसी तरीके से अरिस्टोटल ने कहा कि ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स नहीं करना चाहिए। अब ड्राइडन क्या कहते हैं यूनिटीज़ के बारे में? वो कहते हैं कि यूनिटीज़ अच्छी चीज़ है और फॉलो कर लेनी चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती अगर कहीं फॉलो करनी पड़ रही है तो फिर
ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, हम उन यूनिटीज़ को तोड़ भी सकते हैं, जैसे शेक्सपियर ने इस नियम को तोड़ा है। देखिए, while paying due respect to Aristotle, he gave his view against the rigorous enforcement, मतलब जबरदस्ती करके हमें उन 3 यूनिटीज़ को मेंटेन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इसी तरीके से ट्रेजिडी और कॉमेडी अलग अलग रहें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर मिक्स भी कर देंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। ही एक्नॉलेजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ 3 यूनिटीज़। देखिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं है, अरिस्टोटल की बात भी मान ली कि हाँ भाई होनी चाहिए, बट आर्ग्यूज दैट स्ट्रिक्ट एडियरेंस टू डैम इज अननेसेसरी, लेकिन ज़बरदस्ती इन्हें लगाना ठीक नहीं है। ड्राइडन इवन डिफेंड शेक्सपियर हु इग्नोर्ड दीज यूनिटीज। ड्राइडन डिफेंड करते हैं शेक्सपियर ने इन यूनिटीज़ को बहुत ज़्यादा अपने प्लेस में नहीं माना है। तो कहते हैं कि क्या हुआ अगर शेक्सपियर ने नहीं माना, लेकिन स्टिल उनके प्लेस कैसी हैं, दे आर क्वाइट कंपेलिंग, बहुत अच्छे प्लेस हैं, इमोशनली रिच प्लेस हैं। क्या हुआ अगर यूनिटीज़ को नहीं माना। अब देखिए ट्रेजी कॉमेडी के बारे में भी वो कहते हैं कि ट्रेजी कॉमेडी यूज़ करने में कोई बात नहीं है, और अगर ज़रूरी नहीं कि एक ही प्लॉट हो, उसके सब प्लॉट्स भी हो सकते हैं। अगर सब प्लॉट्स हैं और ट्रेजिडी कॉमेडी को मिक्स किया जाता है तो ये इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देगा। ही आर्ग्यूज दैट ट्रेजी कॉमेडी रिफ्लेक्ट्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द रियल लाइफ। वो कहते हैं कि जैसे रियल लाइफ में ट्रेजिडी और कॉमेडी, ट्रेजिक और कॉमिक इंसिडेंट्स मिक्स रहती हैं, और इसीलिए हमारी ज़िंदगी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो ट्रेजिक कॉमेडी अगर हमने कर भी दी, यानी ट्रेजिडी और कॉमेडी को मिला भी दिया, तो क्या हुआ, वो तो हमारी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा। सीरियस और कॉमिक अगर हम एलिमेंट्स मिलाएंगे, दूसरी वाली बात क्या फ़ायदा होगा, अपील टू ए वाइडर ऑडियंस। तो सिर्फ ट्रेजिडी जो है आपको पता है कि एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ऑडियंस को अपील करती है, लेकिन अगर ट्रेजिक कॉमेडी होगी it would appeal a large number of audience. He advocates for a blend of classical rules with creative freedom. कहते हैं कि क्लासिकल रूल्स को फॉलो करो बिकॉज दे आर गुड, लेकिन उसके साथ साथ भी थोड़ी क्रिएटिव फ्रीडम। इट मीन्स अगर आपका क्रिएशन का, अगर आपकी प्ले की डिमांड है, तो आपके पास इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि आप उन रूल्स रेगुलेशंस को चेंज कर सको। ड्राइजन्स डिस्कशन ऑन ड्रामेटिक यूनिटीज, ट्रेजिक कॉमेडी एंड नेचर ऑफ पोएटिक इमेजिनेशन शेप्ड फ्यूचर डिस्कोर्स ऑन ड्रामा। तो ये जो उन्होंने अपने व्यूज़ दिए ड्रामेटिक यूनिटीज़ को लेके कि मेंटेन की जानी चाहिए बट नहीं भी हो, मतलब ज़बरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। ट्रेजिक कॉमेडी तो हमारी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ रियल लाइफ को रिफ्लेक्ट करने का काम करती है, और इन्हीं सारी चीज़ों ने आगे की क्रिटिसिज्म को लाइन दी, मतलब इन्हें ही फॉलो करके, ड्राइडन को फॉलो करके लोगों ने अपने व्यूज़ दिए। अब पोइट्री और प्रोज, पहले जो क्लासिकल प्लेज हैं दे आर ऑल रिटन इन पोइट्री, वर्स फॉर्म में लिखे गए हैं, लेकिन ड्राइडन कहते हैं कि वर्स अच्छी है, कोई नहीं, वर्स को यूज़ करना चाहिए। अगर हमें हाई इमोशंस का रिफ्लेक्शन करना है, ट्रेजिडी को दिखाना है, तो वर्स अच्छी है, लेकिन कॉमेडी के लिए तो हम प्रोज यूज़ कर सकते हैं। देखिए, Dryden discusses the use of verse and prose in dramatic poetry. He states that the grandeur and high emotions are necessary for tragedy, are better served by verse elevated vocabulary. तो हाई इमोशंस और ग्रेंजियर को एक्सप्रेस करने के लिए हमें एलिवेटेड वोकेबलरी का यूज़ करना होगा, कुछ रिदमिक फीचर्स का यूज़ करना होगा। ये बात सही है जैसे अरिस्टोटल ने कहा, लेकिन प्रोज का भी यूज़ किया जा सकता है, particularly in comedy, because it can capture human life's real and ordinary feature. तो प्रोज रियल लाइफ का पार्ट है, तो रियल और ऑर्डिनरी फीचर को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम कॉमेडी में प्रोज का यूज भी कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे ड्राइडन की अप्रोच क्वाइट बैलेंस्ड है। ड्राइडन सजेस्ट दैट वर्ड्स एंड प्रोज कैन कोएग्जिस्ट एंड बोथ मीट द डिमांड्स ऑफ द drama. So these are the few points which Dryden discussed in his essay of dramatic poesy. So thanks for your patience listening. I think you would be able to understand the views of Dryden.